तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों के बीच में रहने से मुझे एक हमेशा नई ऊर्जा मिलती है। असलियत में मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन बड़े स्वार्थ से इसलिए किया कि मैं हमेशा यंग लोगों से सीखता रहूँगा, पुरानी किताबें पढ़ता रहूँगा और यंग लोगों से सीखता रहूँगा। और आज भी मैंने 40 वर्ष पढ़ाया विश्वविद्यालय दिल्ली में, बाहर भी बहुत सी जगह पढ़ाया, देश विदेश में, यूरोप अमेरिका में। तो अभी भी मेरा अनुभव यही है और इसी में मुझे सबसे अधिक सुख मिलता है। तो इसलिए शाम भी मैं बहुत सुखी हूँ आप लोगों के बीच में, मुझे बड़ा आनंद है। तो अब विषय पर आते हैं। सो वी हैव पिक्ड अप दिस टॉपिक, are actors part of society? Now, as Rashma already said, रश्मा ने एक थोड़ा सा भूमिका बांध दी कि बहुत से एक्टर्स ये सोचते हैं और उसकी हिस्ट्री रही है कि वो सोसाइटी से अलग है या सोसाइटी के प्रति उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्रंट्रेशन, एक संघर्ष, एक दूसरी पहचान बनानी चाहिए। आप थोड़ा सा संकेत भी दिया रश्मा ने कि ऐसा पश्चिम में अधिक हुआ है, वेस्ट में हुआ है। और मैं आपको स्पष्ट कारण बताऊं इसका क्या है। देखिए, वेस्ट में जो एक बहुत बड़ा थिएटर था जिसको हम क्लासिकल ग्रीक थिएटर कहते हैं, जिसका हेडे 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी BC में एथेंस में था और वो चलता रहा। तो वो थिएटर 200 AD 300 AD तक चला और फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। तो उसको ख़त्म करने वाले कौन लोग थे? वो ईसाई लोग थे, क्योंकि ईसाई धर्म में ये माना जाने लगा कि थिएटर बहुत गलत काम है और भगवान ने आपको एक रूप दिया है, आप उस रूप को छोड़ के एक दूसरे रूप में घुस जाते हैं। तो ये तो परवरदिगार के साथ आपको बनाने वाले सृष्टा के साथ धोखा है। तो ये थिएटर एक धोखे की बात है। उनके और भी बहुत सारे कारण थे, पूरी एक फिलॉसफी थी जिसमें थिएटर के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये जो ग्रीस का थिएटर था ये ख़त्म हो गया और फिर ग्रीस के अंदर ईसाइयत आ गई। वहाँ के राजा कॉन्स्टेंटीन ईसाई बन गए और थिएटर रहा नहीं, किसी किस्म की मूर्ति बनाना नहीं रहा, किसी किस्म की मूर्ति के रूप में खेलना, किसी रोल को अदा करना, ये नहीं रहा। बस खाली पेंटिंग रही, 2 डिमेंशनल थिंग्स, और वो भी क्राइस्ट की लाइफ के विषय में। तो ये पश्चिम का इतिहास था। फिर पश्चिम में 16वीं शताब्दी में थिएटर को यूरोप में रिवाइव किया गया। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको नहीं मानते कि थिएटर शैतानी काम है, और बहुत सारे विरोध के बावजूद थिएटर को दोबारा बहाल किया गया। थिएटर स्टार्टेड वंस अगेन और ग्रेट ऑथर्स हुए इंग्लैंड में, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, और फिर जिसने टैम्बरलेन और इस तरह के प्लेस लिखे। और फिर उसके फ़ौरन बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड के, आधुनिक वेस्टर्न वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्ले राइट शेक्सपियर वो हुए। और ये सारा थिएटर चला बस सिर्फ 20 साल, और फिर वहाँ प्यूरिटन्स आए, उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया। तो फिर कुछ दिन खुला, फिर बंद हुआ। तो ये द्वंद्व जो है चर्च और थिएटर के बीच में वहाँ लगभग आप समझिए 19वीं शताब्दी के शुरू तक निरंतर चलता रहा। 19वीं शताब्दी में आकर फिर ये हुआ कि थिएटर को बंद चर्च नहीं कर सकता, उसकी इतनी पावर नहीं रही। लेकिन थिएटर के अंदर जो पहले थिएटर था उससे सारा रोल बदल गया। थिएटर चूंकि चर्च को सुधारना चाहता था तो
तो थिएटर समाज को सुधारने में भी लग गया और बहुत बड़े बड़े प्ले राइट्स हुए, बड़े मशहूर प्ले राइट्स हुए, जैसे यानी इस एरा के जो बहुत बड़े प्ले राइट्स हैं, तो उसमें नाम आता है ये क्या कहते हैं जिन्होंने ये प्लेज लिखे, नोरा वगैरह, फेमस नॉर्वेजियन राइटर इब्सन, हाँ हेनरिक इब्सन। तो ये सारे प्लेज जो थे ये सोशल रिफॉर्म के बारे में थे, लेकिन ये एक्चुअल रिफॉर्म किस तरह से थी? ये रिफॉर्म थे क्रिश्चियनिटी की ऑर्थोडॉक्स रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट और इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट और के फेवर में। अब इंडिविजुअलिज्म का मतलब आप समझते हैं ना कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी एक ज़िंदगी है, मेरी एक पसंद है, मैं कुछ अच्छा समझता हूँ, किसी चीज़ों को बुरा समझता हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से जीने दो भाई, आप हमेशा मेरे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हो? तो ये प्रवृत्ति थिएटर के अंदर, थिएटर के लोगों में हुई कि हम एक खुली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और ये क्यों थी? क्योंकि चर्च ने इतने बड़े रिस्ट्रिक्शंस यूरोप में लगा रखे थे। चर्च ने तो यहाँ तक लगाया था एक वक्त में कि थिएटर हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये हुआ कि अच्छा थिएटर आप कर लो, लेकिन इन बातों के बारे में कहो, इनके बारे में ना कहो, वगैरह वगैरह, स्त्रियों के बारे में ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो सारा जो अप्रोच था थिएटर का वो सोशल रिफॉर्म और कॉन्फ्रेंट्रेशन का हुआ। और फिर इसी ट्रेडिशन में यूरोप के अंदर और लोग हुए, और एक बहुत बड़ा नाम जो आप सब जानते हैं, यू मस्ट बी फेमिलियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। Now George Bernard Shaw is constantly talking about rights of the individual, rights of women, rights of poorer people, rights of middle class, lower middle class women, rights of prostitutes, rights of people who are oppressed. तो वहाँ यूरोप के अंदर जो कहानी थी उनके समाज के एक भयंकर संघर्ष की कहानी थी। इसलिए थिएटर में जो थिएटर करने वाले थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार अलग होकर अपना संगठन बनाते थे, अपनी बिरादरी बनाते थे, एक दूसरे से ताकत लेने के लिए। और उस तरह से अपनी बिरादरी बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे बाल बढ़ा लिए, जैसे गंदे कपड़े पहने, जैसे कुछ ऐसा किया कि जो दूर से ही नजर आए कि हाँ हम हैं असामाजिक। आप हमें असामाजिक कहते हो तो ठीक है, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। तो ये एक इमेज थिएटर की चलती रही और इसी में तरह तरह के थिएटर के लोग हुए। अब ये सोशल रिफॉर्म चलती रही। फिर एक ऐसा तबका यूरोप में पैदा हुआ 30s में जो इस सोशल रिफॉर्म के थिएटर के बारे में बहुत खुश नहीं था, और इसमें एक बहुत बड़ा नाम है 30s में आंतोनिन आर्तो। तो आंतोनिन आर्तो ने ये बर्नार्ड शॉ का और इसका उसका तो थिएटर देखा था और इस ट्रेंड को बहुत अच्छी तरह वो जानता ही था, लेकिन उसने बालिनीज थिएटर देखा। यानी बालिनीज थिएटर जो जावा, सुमात्रा और बाली के अंदर खेला जाता है, आज की तारीख में बाली में अधिक है। तो वो कोई विजिटिंग कंपनी जब उस समय गई यूरोप में तो वहाँ उसने देखा और उसका देखकर एकदम दिमाग घूम गया। उसने कहा कि अरे जिस थिएटर की मैं कल्पना करता हूँ वो थिएटर ये है, और इस थिएटर में हम बहुत सारी बड़ी चीज़ें देखना चाह रहे हैं, हम अद्भुत देखना चाह रहे हैं, हम डिवाइन देखना चाह रहे हैं। हम इसमें मनुष्य कहाँ है, कौन है, क्या है, मनुष्य की क्या चिंता है, कुछ आपको खूबसूरत बनाना है, नहीं, ये सारे प्रश्न उसको लगा कि ये हो गए हैं, इनका कोई सोल्यूशन है। लेकिन आंतोनिन आर्तो के अपने ट्रेडिशन में ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी, थिएटर ऑफ क्रूअल्टी। वहाँ क्रूअल्टी से मतलब है थिएटर ऑफ
great expression. Theatre which is more about emotion. Theatre which is more about passion, even though passion may be criminal. But it is about passion. It's not about reason, it's not about rationality, it's not about ordering society again, it's not about creating very Fabian kinds of socialist reforms जैसी बर्नार्ड शॉ वगैरह ये प्ले राइट्स लिख रहे थे, या इंटेलेक्चुअल क्लास का एटमॉस्फेयर था. हमारे जवाहरलाल नेहरू भी उस समय कैम्ब्रिज में फेबियन बनकर निकले थे ना. फेबियन सोशलिज्म था. एक फेबियन साहब थे, उनका ये कहना था कि वायलेंट रिवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, सिविल रिफॉर्म के द्वारा एक आइडियल पॉलिट ब्यूरो जो है वो गवर्न करेगी और एक मार्क्सिस्ट स्टेट बिना रिवोल्यूशन के आ जाएगा. दैट वाज फेबियनिज्म. तो इस तरह की रैशनैलिटी के अगेंस्ट बहुत सारे राइटर्स ने विद्रोह किया, और उसी समय डाडा हुआ, उसी समय सररियलिज्म हुआ, साल्वादोर दाली, और फिर इसी ट्रेंड में पिकासो निकला, इसी ट्रेंड में ये बहुत सारी आर्ट आई. सबसे बड़े इसके जो रचयिता थे या विचारक थे वो पेंटर्स अधिक थे, वो एक्टर्स नहीं थे. एक्टर्स या थिएटर के लोग तो बहुत कम थे, लेकिन पेंटिंग में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल गया था और ये प्रसिद्ध नाम थे. इसके बाद और भी बहुत सारे नाम आए. तो वो जो विद्रोह का और वो जो एक दूसरी नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशनल एनलाइटनमेंट से अलग जाने का जो रास्ता था वो उन्होंने पेंटर्स ने अख्तियार किया, और उन्होंने उस किस्म की पेंटिंग की. और उन लोगों ने अफ्रीका की आर्ट से ही क्यूबिज्म लिया गया ना, अनरियलिस्टिक आर्ट ली गई, अनरियलिस्टिक एक्टिंग ली गई. ये सब पेंटिंग में चलता रहा, लेकिन थिएटर में रियलिज्म चलता रहा. और फिर थिएटर के अंदर ये रियलिज्म खत्म होता है 60s, मिड 60s और अर्ली 70s में, जब बहुत सारे यूरोप के लोग इंडिया आए, जैसे रिचर्ड शेखनर आए और रामलीला देखी बनारस में, और फिर उसको देखकर सारी थ्योरी डेवलप की जिसको शेखनर ने कहा थिएटर ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट थिएटर. और एक नया एनवायरनमेंट हमें पैदा करना है. हमें स्टेज के ऊपर, प्रोसीडियम स्टेज पर ही थिएटर नहीं करना है, हमें थिएटर एक अलग लोकेशन में करना है, कई लोकेशन में करना है. तो 1969 में शेखनर ने न्यूयॉर्क के अंदर एक गैराज में एक प्ले किया था, डायोनिसस. और वो ऐसे ही बस एक छोटा मोटा प्ले एक्सपेरिमेंटल सा हो रहा था. और तब मौके की बात है कि मैं भी उन दिनों पढ़ने गया था अमेरिका, तो मैंने भी वो प्ले देखा जाके. थोड़ी सी देर मैं भी बैठा, और मुझे 25 साल बाद पता लगा कि अरे ये तो अब आज ऐतिहासिक प्ले माना जाने लगा है, और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया. लेकिन वो वास्तव में इस तरह की चीज़ें हो रही थी. तो कहने का मतलब ये है कि शेखनर के अलावा यूजेनो बार्बा और ग्रोताउस्की, ये कई लोग भारत आए, उन्होंने भारत का थिएटर देखा. अब देखिए, भारत का थिएटर जो है वो एक अलग परंपरा से है. आज हमको जो बात नज़र आती है वो ये है कि आज भारत का थिएटर दो हिस्सों में बटा हुआ है. एक अर्बन थिएटर है जो यूरोपियन रियलिज्म के मॉडल को लेकर चल रहा है. ये मॉडल आता है 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के अंत में, जो बंगाल में जब इंग्लिश प्लेस का ट्रांसलेशन हुआ, शेक्सपियर का हुआ, और ब्रिटिश जब अपने प्लेस खेलते थे अपनी कम्युनिटी में, तो वो जो विक्टोरियन थिएटर था, जो कि आप जानते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक था, प्रोसीनियम स्टेज पर जिसको खेला जाता था, और जिसके अंदर आगे चलकर ये
नोरा और इस तरह के इब्सन के नाटक वगैरह आए, लेकिन उस समय नाटक जो थे वो और विक्टोरियन नाटक हुआ करते थे पहले। तो ये जो ट्रेंड चला ये शहर में आया। अब शहर में थिएटर रिवाइव हुआ इंडिया में, क्योंकि शहर में इंडियन थिएटर बहुत समय से खत्म हो चुका था। यानी शहरों में कहें हम, एक शहर में नहीं, राजधानी में नहीं, सारे ही शहर में। और इसकी कहानी भी लगभग ऐसी थी जैसी ग्रीस में थी। ग्रीस थिएटर का अंत हुआ क्रिश्चियनिटी के द्वारा, और भारतीय थिएटर का शहरों में अंत हुआ इस्लाम के द्वारा। क्योंकि जिन कारणों से क्रिश्चियनिटी ने थिएटर को हटा दिया, उन्हीं कारणों से इस्लाम थिएटर को अलाउ नहीं करता था, काफ़ी समय तक अलाउ नहीं करता था। और अधिकांश इस्लामिक कंट्रीज़ में आज भी अलाउड नहीं होता है वो, कहीं कहीं ईरान वगैरह में थोड़ा सा होता है, लेकिन मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ में थिएटर या फिल्म के ऊपर वही दुनिया भर का पुराना विचार के कारण बैन है। तो 12वीं शताब्दी से शहरों में जहाँ जहाँ इस्लाम की हुकूमत थी वहाँ थिएटर शहर में खेलना बंद हो गया। तो क्या हुआ, जितने लोग थे जो एक्टिंग करते थे वो शहर के बाहर गए। अब जब शहर के बाहर गए तो उनको कहाँ जगह मिली? उनको जगह मिली आश्रमों में, उनको जगह मिली कुछ ऐसी जगहों में जिनका धर्म से ही संबंधित था। तो भारतीय थिएटर, जो कि पहले एक बहुत ही समृद्ध अर्बन थिएटर, अर्बन, रूरल, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, कुछ भी कहें, एक ऑल एनकम्पसिंग थिएटर था, वो लार्जली रिलीजियस थिएटर हो गया। वो वैष्णव थिएटर हो गया, भक्ति का थिएटर हो गया। तो रामलीला खेलेंगे, कृष्ण लीला खेलेंगे, नृत्य करेंगे, मंदिर में डांस करेंगे। तो इस तरह से वहाँ एक भेद आ गया। तो ये हमारा थिएटर फिर शहर के बाहर रहा, जिसको आज हम ट्रेडिशनल थिएटर या पारंपरिक थिएटर कहने लगे। था ये पुराना थिएटर, लेकिन ये शहर से बाहर जाकर भक्ति के अंदर रहकर और भक्ति की एम्बियंस में रहने के कारण इसकी शक्ल बहुत बदल गई। इसकी कहानियाँ, इसकी रूप, इसके कैरेक्टर सब बहुत बदल गए। भक्ति प्रधान धार्मिक थिएटर हो गया। अब अंग्रेज़ के आने के बाद जब शहर में थिएटर शुरू हुआ तो वो मॉडर्न यूरोपियन थिएटर था। अब वो चलता रहा, 19वीं शताब्दी में उसका विकास हुआ। फिर उसी के अंदर आप देखते हैं कि नई नई फॉर्म्स निकली। कहीं कहीं ट्रेडिशनल थिएटर और रियलिस्टिक थिएटर का कोई जोड़ भी बना, इंटरेक्शन भी बनी, जैसे जिसको पारसी थिएटर कहते हैं। तो पारसी थिएटर के अंदर काफ़ी कुछ रियलिस्टिक डायलॉग होता था, लेकिन बीच बीच में पूरा गाना होता था, पूरे के पूरे। जैसे आज आप देखते हैं इंडियन फिल्म्स में कि एक्टिंग के में अचानक एकदम हीरो हीरोइन नाचने लगते हैं या गाना गाने लगते हैं, और वो एक बिल्कुल ही अलग सी चीज़ पैदा हो जाती है। तो ये पारसी थिएटर के अंदर आई और वहाँ उन्होंने गाने को शुरू किया, और गाना उन्होंने नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से लिया, और ये सब महाराष्ट्र में अधिक हुआ। और आप लोगों में से जिनको कुछ पता है थोड़ा सा, जिसको संगीत नाटक, मराठी संगीत नाटक कहा गया, वो काफ़ी 50-60 साल तक बहुत पॉपुलर रहा। पेंडारकर इत्यादि, उससे पहले बाल गंधर्व, बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए। तो ये एक जोड़ का रियलिज्म और ट्रेडिशन के बीच में शहर में होने वाला उदाहरण था, और ये संगीत नाटक गाँव में भी होता था। अब ये परंपरा चलती रही, ये परंपरा चलकर आगे बढ़ी। फिर देश आज़ाद हुआ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर जो थे वो बहुत ही विलक्षण कलाकार थे, इब्राहिम अल-काज़ी साहब। लेकिन वो राडा से, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ट्रेंड थे। तो जो राडा की परंपरा है रियलिस्टिक एक्टिंग की, और
डायलॉग रेंडरिंग की और मेटिकुलस प्रोडक्शन विद रियलिज्म की या विद ए स्पेसिफिक पर्पस कॉस्ट्यूम की या पीरियड कॉस्ट्यूम की, इसमें वो बहुत माहिर थे और इसमें उन्होंने एक्टर्स तैयार किए। लेकिन इसका ट्रेडिशनल थिएटर से कथकली, कुडियाट्टम, भरतनाट्यम इत्यादि इससे कोई संबंध नहीं रहा, वो एक अलग रही। तो इसलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो 3 साल का कोर्स है वो लार्जली ऐसा कोर्स है आज तक कि जो आपको रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए प्रिपेयर करता है। और फिर आपको, चूँकि भारत में थिएटर के लिए तो वेन्यूज़ बहुत कम हैं, तो वो सारे एक्टर्स जो हैं वो बॉम्बे की तरफ जाते हैं और फिल्म में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उसमें आपके सामने इतिहास है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। तो ये ट्रेंड रहा। अब इसमें आप देखिए कि जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि आर एक्टर्स पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो कहाँ एक्टर फिट होता है या इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है? तो जाहिर है कि इस सवाल का जवाब अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मिलेगा। अलग अलग इतिहास में, परंपरा में अलग अलग जवाब मिला है। जैसे अगर आप एंशिएंट ग्रीस देखें तो थिएटर जो एक्टर था उसकी एक बिरादरी थी, उसकी एक जाति थी, उसका एक प्रोफेशन था और वो सोसाइटी का टोटल पार्ट था और उसको हर साल बुलाया जाता था। और ग्रीक थिएटर में एक्टर ही मेन रोल्स करता था। संगीत लिखने वाले और कुछ डांसेस करने वाले शहर की लड़कियां लड़के होते थे कोरस में, लेकिन जो 3-4 प्रोफेशनल एक्टर्स होते थे जो स्टेज पर खड़े होकर डायलॉग गाते थे, बोलते थे, वो प्रोफेशनल एक्टर्स होते थे जो कॉस्ट्यूम पहनते थे और एक्टिंग करते थे। तो वहाँ वो सोसाइटी का बिल्कुल पूरी तरह से पार्ट थे। वहाँ बोहेमियन होना या अलग रहना ये कुछ नहीं हो सकता था। और फिर ऐसी सोसाइटी में लोग जो जब साल में आपको 2 बार या 3 बार ही एक्टिंग करनी है, तो आप ऐसे प्रोफेशन भी अपनाएंगे कि जो एक्टिंग के नज़दीक हैं। जैसे आप कहीं गाना भी गाएंगे, आप कोई नट भी बन जाएंगे, आप कहीं कुछ कूद फांद करके कुछ चीज़ भी दिखाएंगे जीवन यापन के लिए, तो आप हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अलग रहना ये सब नहीं हो सकता था। इसी तरह से जब यूरोप का थिएटर डेवलप हुआ रेनेसांस के बाद, तब एक्टर्स भी प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। लेकिन तब वहाँ एक्टर्स का चर्च के साथ झगड़ा हमेशा चलता रहा, प्ले राइट्स के साथ, जैसा अभी हमने बात की। तो यहाँ कहानी अलग हो गई यूरोप। अब हिंदुस्तान में आइए, तो हिंदुस्तान में तो आज भी आप देखें तो जो एक्टर कथकली करता है या जो लड़की भरतनाट्यम नाचती है या जो भवाई करते हैं या बाउल संगीत गाते हैं, तो इनकी अपनी अपनी एक जगह है समाज में, इनका एक तरीका है। ये पेट्रोनेज सीख करते हैं, कुछ लोगों के साथ रहते हैं, ये कॉन्फ्रंटेशन में नहीं रहते। इनकी एक इक्वेशन बनी हुई है। ये ठीक है कि ये कभी गरीब होते हैं, कभी रईस होते हैं, कभी प्रसिद्ध होते हैं, कभी अप्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इनका रिलेशनशिप वेल डिफाइंड है। इसी तरह से शहर के अंदर अब जो नया भारतवर्ष 47 के बाद बना, इसमें क्या है कि इसके अंदर जो एक्टर है वो लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूट्स रहा है कि भाई मैं NSD से निकला हूँ या मैं लखनऊ से निकला हूँ या मैं कहीं और जगह से, संस्था से, तो आपकी आइडेंटिटी उस हिसाब से जुड़ती है। और फिर आपकी आइडेंटिटी फिल्म में आते हैं तो फिर एक अलग ढंग से हो जाती है, क्योंकि वो थिएटर की दुनिया नहीं है, वो एक दूसरी दुनिया है जहाँ बिग मनी के बाद आपका स्टेटस ही अलग हो जाता है। और फिर अगर आप 15-20 साल देखें पिछले, जबकि मीडिया
की बहुत इम्पोर्टेंस हो गई, तो मीडिया तो खुद अपने स्टार्स बनाता है, और मीडिया के जो परफॉर्मर्स हैं, वो जो परफॉर्मर्स हैं जिनकी मतलब लाखों में फॉलोइंग, चाहे फेसबुक पर हो चाहे किसी और मीडिया में हो, फिर उनका एक अलग ही स्टेटस बन जाता है। वो एक अलग तरह से समाज के साथ रिलेटेड होते हैं और उनके तौर तरीके अलग होते हैं, उनका फ्यूचर भी अलग वो अपना समझते हैं, और वो ट्रेडिशनल एक्टर या ट्रेडिशनल परफॉर्मर या सिनेमा एक्टर के साथ भी नहीं रहते। तो ये अलग अलग जगह आप देखेंगे कि थिएटर का या एक्टर का रोल जो है, परफॉर्मर का रोल जो है, वो तरह तरह से डिफाइंड है, और वो डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू द आर्ट फॉर्म यू आर पार्टिसिपेटिंग। अब आज जो टेलीविज़न पर या बड़े स्क्रीन पर जो पॉपुलैरिटी मिलती है या स्टारडम मिलता है, ये आज से 40 साल पहले तो नहीं मिलता था ना। अब आपने कभी देखा है दिलीप कुमार जो हैं वो साबुन का ऐड कर रहे हैं, वो उसको एक बड़ी इंसल्ट समझते कि भाई मैं इतना बड़ा एक्टर रहा हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े रोल किए हैं, ऐसे रोल किए हैं कि जो जिसको सारा हिंदुस्तान याद रखता है, मुग़ल आज़म में मैं सलीम बना और इतने सारे पे, और आप मेरे से अब साबुन भी बिकवाएंगे। लेकिन तो दोबारा शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समय में एक्टर की रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ उसके एक्टिंग एनवायरनमेंट के को देखते हुए डिफाइन होती है, और जिस आर्ट फॉर्म में वो लगा है उसमें उसका रोल होता है। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक्टर समाज से दूर रहे या अलग रहे। देखिए, ये जो बोहेमियन पोस्चर है, ये भी समाज से जुड़कर ही उसके अगेंस्ट एक पोस्चर है। अगर आप किसी को बुरा भला भी कहते हैं या किसी को चिढ़ाते भी हैं, या आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं अलग हूं, औरों से भिन्न हूं, तो आप उसके बारे में सोचते हैं ना, आप उसके बारे में चिंता करते हैं ना, आपका संबंध तो है, क्योंकि एक्टर तो परफॉर्मर है। एक्टर तो जो खुद कर रहा है स्टेज पर, उस बात को वो ऑडियंस तक नहीं ले जाएगा अगर, तो एक्टर फिर क्या हुआ? अभिनेता जिसको हम कहते हैं, अभिनय जो करता है, तो अभिनय का अर्थ ही होता है यस्मात् प्रयोगम नयते, जो प्रयोग को यानी आपके परफॉर्मेंस को, आपके क्रिएटिव वर्क को जो ले जाता है ऑडियंस तक, वो एक्टर है, वो अभिनेता है। संस्कृत में अभिनय करने वाला या अभिनेता का अर्थ वही होता है जो स्टेज से ऑडियंस तक कुछ पहुंचाए, तो वही तो एक्टर है। ये इतनी एक फंडामेंटल डेफिनेशन है एक्टर की नाट्यशास्त्र में। आप ले जाते हो, आप तो निरंतर जुड़े हैं, और जितना एक एक्टर या एक्ट्रेस जुड़ी होती है, जुड़ा होता है समाज से, मैं समझता हूं उतना कोई भी नहीं जुड़ा होता। ये लेखक ने अपनी पुस्तक लिख दी, किसी ने आज पढ़ी, किसी ने कल पढ़ी, किसी ने उसके मरने के 50 साल बाद पढ़ी, लेकिन जो अभिनेता है, जो परफॉर्मर है, उसको तो इसी वक्त अटेंशन चाहिए, और उसके पास स्किल होना चाहिए कि वो अटेंशन को अपनी तरफ हासिल कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो ये सच बात है कि किसी एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए समाज से अलग होना संभव नहीं है। सेकेंडली, ये सारी आर्ट्स ऐसी हैं कि जो
ऑडियंस पर डिपेंड करती है। थिएटर एक ऐसी आर्ट है कि जो ऑडियंस की रुचि के हिसाब से होती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें रुचि का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी उल्टा सीधा ऑडियंस देखना चाहे वो आप करने लगेंगे, क्योंकि ये एक गिव एंड टेक ट्रैफ सिचुएशन है। इसमें आपका एक अधिकार होता है, एक अधिकार ऑडियंस का होता है, और दोनों को बैलेंस बनाना है। ऑडियंस ये नहीं कह सकता जैसे मैं नचाऊंगा आप नाचेंगी, और आप नहीं कह सकती कि जो भी मैं नाचूंगी आपको देखना ही पड़ेगा। तो दोनों के बीच में एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहेगा। कौन सी आर्ट फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या थीम्स ले रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, क्या डायलॉग बोल रहे हैं, कंटेंट उसका क्या है, लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या नहीं चाहते, ये सब ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपकी एक ऑडियंस पर पकड़ हो जाती है, यानी आपकी फॉलोइंग हो जाती है, आपको लोग पसंद करने लगते हैं, फैंस हो जाते हैं, तो फिर आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहे मैं करूं, मैं जैसा चाहे वो रहूं, जो चाहे खाऊं, जो चाहे पीऊं, जहां चाहूं रहूं, जिसके साथ रिश्ते बनाऊं, क्या करूं। तो ये फ्रीडम आपको फिर नहीं होता। आप जितने बड़े कलाकार हो जाएंगे, जितने व्यापक आपके देखने वाले हो जाएंगे, आपको उतना ही अधिक उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब कोई बहुत गहराई की या बड़ी गूढ़ या कोई बहुत ऐसी फिलोसॉफिक बात नहीं है। वो बड़ी सिंपल बात है कि समाज में जिसको अच्छा समझा जाता है, वैल्यूएबल समझा जाता है, जो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सोसाइटी को अच्छा बनाती हैं, ऊपर उठाती हैं, उनको भी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, उनको भी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाती हैं, वो इनकलकेट करना और कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे पुराने नाटक हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे ग्रीक प्लेज हो, चाहे कालिदास हो, तो उन सब में जो मेन बड़े कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स एक्सेप्शनल हैं। दे आर अबाउट वेरी एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग्स, नॉट people who are very ordinary, but people who have extraordinary capacity to live life, to resist pain, to resist adverse condition, to even fight with gods, to even conquer their tormentors, or even conquer the gods who are putting them to some punishment, and to show the gods that I can be as great as you. अब कर्ण ने जब अपने कवच और कुंडल दे दिए कृष्ण को, ये जानते हुए कि ये कृष्ण है, तो फिर कौन बड़ा हुआ? कर्ण बड़ा हुआ या कृष्ण बड़ा हुआ? देने वाला बड़ा होता है ना, लेने वाला तो बड़ा नहीं होता। तो एग्जाम्पल है that a human being can rise to such a height। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एक जो हज़ारों साल से कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ थिएटर में हम देख रहे हैं, और यहाँ मैं अब सारे वर्ल्ड थिएटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ का ग्रेट थिएटर है सबको देखेंगे अगर, तो आप एक्टर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। आप एक्टर की कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड देखेंगे। तो अगर आपको ये कैपेसिटी मिल गई है कि आप लोगों के दिल पर हुकूमत करें,
उसका निर्वाह करना तो आसान नहीं होता, वो तो फिर एक बड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत धैर्य का काम होता है, पेशेंस. इट नीड्स immense patience with all kinds of people who may not be thinking right, who may not be behaving in the right manner, but you have to somehow tell them through your art, not preach them, but tell them through your art as to what is right, what is beautiful, what is beneficial, and not just for me, you, but for society as a whole. So I think this is my introduction, and now we can have question. हाँ, देखिए, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि 2000 से पहले और उससे काफ़ी पहले जो हमारे ग्रेट एक्टर्स थे, और फिल्म में से आपने दिलीप कुमार का नाम लिया, तो वो थोड़ा अपने आप को अलग रखते थे, समाज में उनकी एक पहचान ख़ास किस्म से होती थी, और 2000 से कहानी अलग है. अब जैसा मैंने आपसे कहा कि वक्त के साथ रोल बदलता है. उस वक्त में एक्टर जो था वो अपने आप को प्राइमरीली एक्टर मानता था. ये ठीक है कि फिल्म फेयर में कुछ कहानियाँ निकला करती थी, और मेरे कॉलेज डेज में भी फिल्म फेयर में उल्टी सीधी चीज़ें एक्टर्स की पर्सनल लाइफ पे आती थी, बट लोग उसको कोई बहुत अहमियत नहीं देते थे. वो एक चिटर पुटर यानी ऐसी छोटी मोटी चीज़ मानी जाती थी. लेकिन आज की कहानी अलग है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी और आज का एनवायरनमेंट अलग है. उस ज़माने में यानी सन 50 में, और सन 30 और 40 की तो बात छोड़ ही दीजिए, सन 50 में दक्षिण में सन 60 के आसपास ये विचार शुरू हुआ कि एक मशहूर एक्टर पॉलिटिशियन भी बन सकता है, और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ कि फिल्म से लोग राजनीति में दक्षिण में आने लगे, और एन.टी. रामा राव एक बहुत बड़े उदाहरण हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बने. तो क्या हुआ कि आप एक परफॉर्मर एक जगह से परफॉर्मर इस्टेब्लिश्ड दूसरी जगह में आकर परफॉर्म करने लगे. यानी समय जब बदला, टेक्नोलॉजी नई आई, तो ये चीज़ संभव हो गई, और फिर ये तब चल गई. अब इसमें क्या है कि जो बात मैंने कही वो गलत नहीं हो जाती, कि अगर आपने परफॉर्मर के रूप में एक दूसरा क्षेत्र चुन लिया है, सपोज यू हैव टेकन अनदर एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, देन यू कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द सेम मैनर. You continue to be responsible to society in the same way. You have to think about the well-being of others. You see, whether you are a performer in film or on stage, or you are a performer even in a religious area. आप किसी मस्जिद के इमाम हैं, आप किसी बहुत बड़ी धार्मिक संस्था के आचार्य हैं, आप वहाँ भी परफॉर्म करते हैं, वहाँ भी उपदेश देते हैं, लाखों आपके फॉलोअर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बदल जाती. रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी एक रहती है. हाँ, लोकेशन बदल जाती है, लोग एक रोल से दूसरे रोल में आ जाते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वक्त के बदलने के साथ नए एवेन्यूज खुलते हैं, तो जो चाहें वो उन एवेन्यूज में जा सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को आपको रखना पड़ेगा. और अगर आप नहीं रखेंगे, आप सिर्फ पार्लियामेंट में इसलिए आ जाते हैं कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया, आपने कुछ शोभा बढ़ाई संसद की और फिर आप चले गए, तो मैं समझता हूँ कि आप फिर
जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, या फिर आपने अपने एक बरसों के एक स्किल का एज एन एक्टर और एक्ट्रेस राजनीति में फिर इस तरह से उपयोग किया कि जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, जो संघर्ष पैदा कर रहा है, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो जो भी आप नया रोल लें, यानी अगर आप राजनेता बनते हैं एक्टर से, तो फिर आपको राजनेता की तरह से जनता को सर्विस देनी होगी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अधिकांश लोग जो मैं देखता हूँ पार्लियामेंट में जो आते हैं या आती हैं, आती ज़्यादा हैं इस किस्म की, आते कम हैं, आती ज़्यादा हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, वो जनता की सेवा नहीं कर पा रही हैं, ना कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़े क्रिकेट की दुनिया से भी साहब आए थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में कोई झंडे नहीं गाड़े। तो इस तरह के व्यवहार से लोगों को अब बदलना चाहिए और जनता को डिमांड करना चाहिए कि आप अपनी शोहरत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। सिर्फ फ़ायदे उठाने के लिए शोहरत का इस्तेमाल न करें। आपको जो भी रोल मिला है उस रोल को अदा करें, और उसका एक ही हाँ, आपका सवाल है कि पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है एक्टर का या ड्रामेटिस्ट का, वो कितना इसेंशियल है उसकी क्रिएटिव आउटपुट के लिए, उसका प्ले लिखने के लिए। जो ज़िंदगी का अनुभव लेगा वही तो वो नाटक में डालेगा। अब इसमें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन इसमें आप चीज़ों को इरैशनल लिमिट्स तक नहीं ले जा सकते। जैसे शेक्सपियर ने मर्डर्स तो नहीं किए थे मैकबेथ लिखने के लिए। अच्छा, शेक्सपियर की जो बात है, तो शेक्सपियर रिटायर्ड, आई थिंक ही रिटायर्ड इन 1606 और समथिंग लाइक दैट, और फिर हाँ, समथिंग लाइक दैट, वो द टेम्पेस्ट लिखने के बाद वो अपने रिटायर कर गए थे। तो उसके बाद फिर वो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में से दूर अपने घर में जाकर जो रहे, तो वो फिर एक बड़ी पर्सनल लाइफ थी। और क्रिस्टोफर मार्लो की कहानी तो ये है कि ही वॉज टू यंग, और वो एक एक्सीडेंट था, और पब के अंदर शराब पीना या बैठना, ये हमें आज बड़ा अजीब सा लगता हो हिंदुस्तान में, लेकिन उस ज़माने के इंग्लैंड में वो एक बहुत कॉमन और एवरीडे एक्टिविटी थी। अब उसमें कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती थी कि लड़ाई, मारपीट, गाली गलौच, तो ये सब जगह होता रहता है। तो उसको एक एक्सीडेंट समझना चाहिए, उसको कोई आर्ट से इतना क्रिएटिवली कनेक्टेड नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो व्यक्ति ये जीवन जी रहा है वो उसका अनुभव तो कर रहा है, लेकिन वो ज़िंदगी में हर चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए उसको पढ़ना, लोगों से बात करना, समझना, देखना, ये सब करना पड़ेगा, और फिर उसको आर्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो जो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म बहुत लिखा जाता है अक्सर, और शेक्सपियर के बारे में तो इतना लिखा गया है, हु वाज शेक्सपियर, ये जो जिसने नाटक लिखे हैं वो कौन था, सचमुच शेक्सपियर था या वो अर्ल ऑफ एसेक्स था या वो कोई दूसरा था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक प्रोफेसर्स की अलग इंडस्ट्री है, वो अपनी हाँ, हाउ मेनी शेक्सपियर्स, तो वो एक अलग कहानी है। पर्सनली मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मैं तो अपना समय शेक्सपियर को पढ़ने में, उन नाटकों को पढ़ने में या देखने में, कहीं अच्छा प्रोडक्शन हो रहा हो तो देखने में लगाता हूँ, क्योंकि रियल चीज़ जो है वो जो हमारे आगे परफॉर्म किया जा रहा है वो है, और फिर उसको तरह तरह से कैसे लोग अपने ढंग से क्रिएटिवली कैसे बदल रहे हैं। अब
मिस्टर ए ने किया मैकबेथ, फिर मिस्टर बी ने कैसे किया, फिर सी ने कैसे किया, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म है कि शेक्सपियर के दिमाग में कौन सा मैकबेथ था, मैं इसको इतना महत्व नहीं देता। आई एम मोर कंसर्न्ड विद the actor on the stage. How is he or she, how is he creating Macbeth, how is she creating Lady Macbeth, and how do different actors and actresses create these roles? See, this is what I am more fascinated with, and I think that is the primary concern of art. The life of the man who wrote those plays, that is something I don't care much about. I don't care whether Kalidas was born in Kashmir or in Punjab or in Bihar. You know, it hardly matters to me. I don't give much attention to this biographical criticism. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर मतलब लेखनी में बोल लीजिए या अगर नए प्लेयर्स लिख भी रहे हैं तो उनके पीछे उनका एक पर्टिकुलर एजेंडा सा दिखता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है लेखकों के विषय में कि नाटक जो लिखने वाले हैं अधिकांश रूप से वो किसी न किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़े हैं, और एक तो उनकी बहुत बड़ी कमी है आज भारत में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अब ऐसा क्यों है, ये चीज़ क्यों हो गई है? एक तो कारण ये है कि भारतवर्ष में थिएटर को जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। देखिए, हमारे यहाँ थिएटर बहुत विस्तृत है और उसकी बहुत सारी विधाएं हैं, गांव-गांव में है, तरह तरह का है। हमने क्या किया, असलियत में हमने जो अंग्रेज़ के वक्त से थिएटर में दुफाड़ हो गया ना, एक अर्बन थिएटर हो गया जो यूरोप की विचारधारा को लेकर चल रहा है, जिसमें सोशल रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर शुरू में जब लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में नाटक लिखे गए तो वो भारतीय काव्यों को या भारतीय इतिहास को लेकर ज़्यादा लिखे गए। उसके बाद फिर एक मार्क्सवाद का दौर आया, तो मार्क्सवादी लेखक हमारे बहुत सारे हुए, और उसके बाद फिर आज की तारीख में मामला ठंडा है जैसा आप कह रहे हैं। तो कारण यही था कि जो जनता का व्यापक थिएटर है, हमारा थिएटर जो गांव में है, छोटे शहर में है, उसकी तरफ हमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, और हमने उसको ये कहिए कि बस मरने ही दिया। जैसे मेरे बचपन में या मेरे कॉलेज के दिनों में मेरठ जैसे शहरों में भी नाटक होते थे, या बरेली जैसे में होते थे, या इस तरह से छोटे शहरों में भी कुछ होता था, या संगीत की बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, या नृत्य के कार्यक्रम भी होते थे जिसको हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, वो होता था। लेकिन अब 25 वर्षों से वो बिल्कुल नदारत है, क्योंकि हमने जो कला को जो हमने संरक्षण या पेट्रोनेज दिया है वो इतना सरकारी बना दिया है, उसको हमने दिल्ली से केंद्रित कर दिया है, और जो सिस्टम बनाया है कि लोग ग्रांट देंगे और आपको इस तरह से ग्रांट मिलेगी, कुछ संस्थाओं के द्वारा मिलेगी, कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मिलेगी। ये जितना भी सिलसिला है, इसने जनता की जो क्रिएटिव एबिलिटी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जो कलात्मक विधाएं या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जगह जगह हो रहे थे, हमने उनको छोड़ दिया। ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या किया कि हमने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा एथनोग्राफिक प्रोजेक्ट है,
तो तेरुकुत्तू को दिखाना है, तमिलनाडु से दिल्ली मंडी हाउस में लाके दिखा दिया। कुछ दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बच्चों को भेज दिया, अच्छा जाओ ज़रा आपको कुडियाट्टम स्टडी करवा देते हैं 2 हफ्ते के लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी अस्वाभाविक रही हैं। स्वाभाविक तो ये होता कि जहाँ ये सब हो रहा है, जहाँ कुडियाट्टम हो रहा है, तेरुकुत्तू हो रहा है, कथकली हो रहा है, और भी 10-20 छोटे मोटे तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, मिक्स नई आर्ट फॉर्म्स बन रही हैं, हम वहाँ उनको संरक्षण देते और उनको संरक्षण स्टेट देता। उनको सेंट्रल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या सेंट्रल नाटक एकेडमी नहीं देती। ये जो बिजनेस ऑफ गिविंग ग्रांट्स है, क्योंकि जब ये ऐसे होता है तो फिर कुछ लोग होते हैं सेलिब्रिटीज़ जो सब कुछ मैनिपुलेट करने लगते हैं, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि इत्यादि प्रसिद्ध हो जाते हैं, और फिर राजनीतिक हो जाते हैं, फिर कुछ को डर लगने लगता है, कुछ बहुत निडर हो जाते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो जहाँ जो सचमुच नाटक खेलना चाहता है और देखना चाहता है अपने छोटे से कस्बे में, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। जब तक आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, जब तक कला का संरक्षण वहाँ नहीं होगा, जब तक उनको अपना काम करने का मौका नहीं मिलेगा, अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी कमी बनी रहेगी। आपको लेखक वहाँ से मिलेगा। वो ज़माना गया कि धर्मवीर भारती जैसा लेखक दिल्ली में होता था, और बम्बई में 2-4 लेखक होते थे, और बंगलोर में क्या कहते हैं एक प्रसिद्ध आदमी, नाम भूल रहा हूँ इस समय, का एक प्रोड्यूस करने वाले कारंथ और उनके एक सहयोगी कर्नाड जी जो थे वो थे। तो ये हमारा असलियत में क्या है, हमारा पेट्रनेज का जो मॉडल बना, जवाहरलाल ने जो पेट्रनेज का मॉडल सोवियत रशिया से लेकर बनाया कि एकेडमीज करेंगी, तो वो फेल हो गया, वो हो नहीं पाया। हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किए इसको बचाने के, और बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत लंबा प्रयास किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया कि वो सिस्टम गलत था। और आज भी उस सिस्टम को बिल्कुल बदल कर नया सिस्टम बनाने की कोई विचारधारा व्यवहार में नज़र नहीं आ रही है। तो ये आप लोगों के सामने, मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो लोग नए नाटक लिखते भी हैं तो मंचन करने के लिए एक मौका नहीं मिलता। अब ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए कि इतने पेट्रोनेज के स्थान कम हैं। असलियत में हुआ क्या है कि सोशलिज्म आने के बाद भारत में, और सोशलिज्म के साथ साथ उसमें सेक्युलरिज्म का तड़का लगने के बाद जो मुश्किल खड़ी हो गई वो ये हुई कि लोगों ने कहा कि सब कुछ सरकार करेगी। भाई सन 20 तक, सन 30 तक, यानी 1920 तक, 1930 तक सारे भारत में छोटे मोटे रईस, राजा, रजवाड़े, नवाब, इस तरह के लोग जो थे वो संगीतकारों को और नाट्यकारों को और कलाकारों को आश्रय देते थे। ब्रिटिश सरकार नहीं देती थी, लोग दे रहे थे। जिनके पास जितना भी पैसा था वो देते थे, कुछ कम देते थे, कुछ ज़्यादा देते थे, कुछ किसी किस्म की चीज़ें देते थे। जैसे निज़ाम वगैरह आर्ट कलेक्शन करते थे, लेकिन बड़ौदा में, मैसूर में, इसमें तरह तरह की कलाओं का संरक्षण हुआ। और छोटे छोटे बहुत सैकड़ों लोग थे जो गांव के लेवल तक पर कला को संरक्षण दे रहे थे सारे भारत में।
आज़ादी के बाद सोशलिस्ट मॉडल आने पर ये हुआ, क्योंकि सोशलिज्म का सिद्धांत ये था कि आप टैक्स पे कर दो तो शिक्षा भी सरकार देगी, अस्पताल भी सरकार बनाएगी, कला का भी संरक्षण करेगी। तो सब कुछ जब सरकार के सिर हो गया तो लोग पीछे हट गए। तो आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में पैसे वाले लोग या नए पैसे वाले कौन हैं? कॉरपोरेट्स हैं। तो कॉरपोरेट्स किसी भी प्रकार से कला का संरक्षण नहीं करते, उसको परिपोषित नहीं करते। वो पेट्रोनेज ऑलमोस्ट निल है। जितना कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसको हम कहेंगे वो नहीं करता। तो ये एक चीज़ है। दूसरे एक बहुत बड़ा इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। वो कारण है कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती, और इसलिए उसके प्रोफेसर नहीं होते, मंचन नहीं होते, पीएचडी नहीं होती, ये सब कुछ नहीं होता है। तो हमारे विश्वविद्यालय बिल्कुल भी इन कलाओं से शून्य हैं। कहीं कहीं कोई संगीत विद्यालय आपने बना दिया, कहीं कोई म्यूज़िक कॉलेज बना दिया, वो स्पेसिफिक हो गए। लेकिन जो हमारे कई सौ विश्वविद्यालय हैं, उनमें नाटक का विभाग, उनमें थिएटर का विभाग, उसके अंदर कला को खेलने के विभाग, तरह तरह से उच्चारण करना, तरह तरह से कैसे छोटी छोटी जो वहाँ की इलाकों उस विश्वविद्यालय के परिसर के बाहर, मतलब उस क्षेत्र की जो कलाएं हैं उनको सिखाना, ये सब नहीं हुआ। अब जब ये सब नहीं होगा तो वो कलाएं कहाँ जाएंगी? तो इसलिए भारत का जो इतना महत्वपूर्ण इतिहास रहा है कला के संरक्षण का, कि हमारे यहाँ कला इतनी व्यापक थी, यहाँ के कण कण में कला थी भारत के अंदर, वो सब आज़ादी के बाद उल्टा हो गया। नहीं, आपने सवाल कहा कि आर्टिस्ट ईवल है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ लोग ये मानने लगे थे। जैसे फ्री विल है एक्ट्रेस की, क्या कोई फ्री विल है? अच्छा, फ्री विल, जैसे हाँ, फ्री विल, बट आजकल के जो एक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स सोसाइटी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारी फ्री विल नहीं हो सकती। तो मेरा क्वेश्चन ये कि दोनों को कैसे हम, अच्छा मैं समझ गया। हाँ, तो देखिए आपका सवाल ये है, मैं उसको रिफ्रेज कर रहा हूं कि अगर एक्टर या एक्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है तो फिर उसकी फ्री विल कैसे होगी, उसकी अपनी इच्छा कैसे होगी, ये सवाल है आपका। तो देखिए ये जो सिचुएशन होती है ये केवल आर्ट में नहीं होती, या थिएटर में या एक्टर एक्ट्रेस के साथ नहीं होती, ये इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, यानी व्यक्ति और समाज, उन दोनों के बीच में निरंतर रहती है। ये जो एक एडजस्टमेंट हमें करना होता है, ये हर क्षेत्र में करना पड़ता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक्टर नहीं, तो मैं मान लीजिए टीचर हूँ, तो अब क्लासरूम में मुझे क्या पढ़ाना है ये तो एक यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देती है ना, बहुत सारे लोग मिलकर ये फैसला कर देते हैं। अब उसके पढ़ाने में मैं अपनी नई नई चीज़ें कैसे लाऊं, और मैं इतना उसको प्रभावशाली कैसे बनाऊं कि कल को जो बताया गया है, मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया, वो भी बदल जाए, उसमें भी परिवर्तन आ जाए, ये मेरे ऊपर है। तो यहाँ मुझे अपनी फ्री विल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और अगर लोग देखेंगे कि मैं जो चाह रहा हूँ वो उनके फायदे की चीज़ है, वो लार्जर गुड में है, वो समाज में अधिकांश लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो वो मानेंगे।
उसके लिए संघर्ष होगा, वो आसानी से नहीं होता है। और यही कलाकार का काम है, यही कलाकार का संघर्ष है, क्योंकि समाज नया सोचने में पिछड़ जाता है और व्यक्ति जो है जिसके अंदर प्रतिभा होती है वो जल्दी सोचता है, वो आगे की सोचता है और फिर वो समाज को अपने साथ घसीटता है कि भाई आप उठो, आप आगे बढ़ो। तो ये अपने सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कुछ अच्छा करने की। अब उसमें हर चीज आपके हिसाब से भी नहीं होगी, आपको दूसरों के साथ भी एक इक्वेशन रखनी होगी, एक बैलेंस है ये। मैं आपके ये दोनों प्रश्न लेता हूं, तो आपका पहला प्रश्न है इस्लामिक रूलर्स जो भारत में आए, उनका जो कला के प्रति कितना रुझान था, उसके बारे में मैं कुछ कहता हूँ। देखिए, इस्लामिक रूलर्स के लिए आपको ये समझना होगा कि अलग अलग कलाओं के लिए उनके अलग अलग नज़रिए थे। अब जैसे संगीत को लीजिए, तो संगीत, वैसे तो इस्लाम में संगीत भी मना था, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है कि वो एक आपके राज दरबार में तो खैर नहीं होता था इतना, कभी कभी होता था, लेकिन आपके महल में संगीत हो सकता है क्योंकि वो एनक्लोज प्लेस है, आप वहाँ कुछ कर रहे हैं। कुछ मौलवी आपको हिदायत दे कि ऐसा मत करो, तो आप उनसे कहें चुप रहिए। तो संगीत तो इस्लामिक पीरियड में निरंतर संरक्षित रहा और इसके साथ साथ काफ़ी कुछ नृत्य भी चलता रहा और बीच बीच में कविता और ये भी थोड़ा बहुत रहा। लेकिन थिएटर एक ऐसी कला है कि जो राजा या कोई एक वर्ग सिर्फ अपने आप नहीं कर सकता। थिएटर तो पब्लिक में होगा, थिएटर सबके बीच में होगा और थिएटर करने के लिए समाज में बहुत सारी और चीजें आपको करनी होंगी। तो वो इस्लामिक रूलर्स के जहन में, उनकी संस्कृति में, जहां से वो आए थे उन देशों में थी ही नहीं और अधिकांश जगह आज भी नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया में थिएटर नहीं होता, ईरान में थोड़ा बहुत थिएटर होता है, थोड़ी बहुत फिल्में बनती हैं, लेकिन अधिकांश जगहों में नहीं बनती। अब ये जो तुर्कमेनिस्तान और ये सब जगहें हैं, ये भारतीय फिल्मों के ऊपर इतने डिपेंडेंट क्यों हैं, या भारतीय संगीत पर या भारतीय कलाकारों पर इतने क्यों डिपेंडेंट हैं? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह भारतीय संगीत के ऊपर हमेशा से डिपेंडेंट रहे हैं। तो उसका कारण ये है। तो थिएटर की कहानी अलग थी, पेंटिंग की कहानी अलग है। पेंटिंग का पेट्रोनेज मिला, वो संभव हुआ, लेकिन थिएटर जो है वो नहीं हो पाया। तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा उर्दू के बारे में है। तो देखिए, उर्दू के बारे में जो आज आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ 100-150 साल की कहानी है। यानी जब से उर्दू एक व्यवहार में आती है, साहित्य में आती है, तो वो आती है लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी में। वो उससे पहले नहीं थी। जैसे अमीर खुसरो के वक्त में उर्दू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अमीर खुसरो जो थे वो फ़ारसी में लिखते थे और वो चाहते थे कि वो फ़ारसी के बहुत बड़े शायर माने जाएं, रूमी की तरह से माने जाएं, और फिर वो ब्रिजभाषा में लिख देते थे। बल्कि ब्रिजभाषा में भी नहीं लिख सकते थे, उससे पहले की जो भाषा थी। आज जो उनका ब्रिजभाषा कलाम मिलता है अमीर खुसरो का, वो एक रीट्रांसलेशन है अर्लियर कलाम का। वो उनके ज़माने में वो भाषा नहीं बोली जाती थी। उर्दू जिसका
आप उर्दू थिएटर की बात कर रहे हैं, ये सब 19वीं शताब्दी में आता है और ये उस वक्त का थिएटर है जो कि ब्रिटिश थिएटर के साथ साथ उसकी नकल में सारी भारतीय भाषाओं में पैदा हुआ। कहीं हिंदी थिएटर हुआ, कहीं मराठी थिएटर हुआ, कहीं मिक्स थिएटर हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिंगल लैंग्वेज थिएटर नहीं होता था भारत में, मल्टीपल लैंग्वेजेस का थिएटर होता था हमेशा। तो इसलिए उर्दू का थिएटर भी उस समय शुरू हुआ। और उससे पहले आप जाएंगे, अगर आप वाजिद अली शाह वगैरह के पीरियड को देखेंगे तो वो और पारंपरिक थिएटर, पारंपरिक भाषा और ब्रिज भाषा इत्यादि के मिक्सचर से बना हुआ थिएटर या संगीत नाटक या वो इस तरह की चीज़ थी। तो जो उर्दू थिएटर है वो उसी तरह से है जैसे कि हिंदी थिएटर है या मराठी थिएटर है या तमिल थिएटर है। ये मॉडर्न लैंग्वेज थिएटर है और ये अर्बन थिएटर्स हैं। तो इनकी हिस्ट्री इस तरह से आप देखेंगे। ये हिस्ट्री आप देखें कि परफॉर्मेंस कहाँ और कैसे अगर होती थी तो आपको पता लगेगा कि किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा के थिएटर की परफॉर्मेंस 18वीं शताब्दी से पहले कहीं नहीं होती थी, बल्कि 19वीं शताब्दी से पहले भारत में कहीं नहीं होती थी। कोई हिंदी थिएटर का भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, बंगला थिएटर का उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उससे पहले थिएटर था वो शहर से, जैसे मैंने कहा, बाहर हो गया था और जहाँ खेला जा रहा था तो वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं के अंदर सीमित तौर पर खेला जा रहा था। जो 10वीं शताब्दी से पहले भारत में थिएटर था, मल्टीलिंगुअल थिएटर, जिसमें 4, 5, 6 भाषाएं होती थी, जो ऑल इंडिया थिएटर होता था, सारे भारत में खेला जाता था, वो 10वीं शताब्दी से पहले का थिएटर था, जो शहर में भी खेला जाता था और गांव में भी खेला जाता था और छोटे शहर में भी खेला जाता था। वो हर जगह खेला जाता था और उसको खेलने वाले हाईली प्रोफेशनल लोग होते थे जो सारी इंडिया में, सारे भारत में टूर करते थे, आते थे, जाते थे। तो उसके आपको बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, नाट्यशास्त्र में भी उसके डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं और इसके बाद जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए नाट्यशास्त्र के बाद, उसमें भी उन आर्ट फॉर्म्स का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है कि एक एक्टर या एक्ट्रेस अपनी कला के प्रति कैसे डेडिकेटेड हो, और आपने जैसे कहा सहज हो, सरल हो, सात्विक हो। और इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि आप मॉडर्न कला कर रहे हैं, अर्बन थिएटर कर रहे हैं या आप ट्रेडिशनल थिएटर कर रहे हैं, ये नहीं है। इसमें जो कायदे होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, वो हमेशा एक ही होता है। वो संस्कृत में एक पुरानी कहावत है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा एव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं कि घर छोड़ने को तैयार हो, माँ बाप से चिपका ना हो, बहुत कम खाता हो, कौवे की तरह से एकदम उछल कूद में मुस्तैद हो और बगुले की तरह से ध्यान दे सकता हो। तो ये विद्यार्थी 5 लक्षण वाला होना चाहिए। तो ये कोई भी आप विद्या हासिल करें तो आपको ये 5 लक्षण चाहिए। अब जो हमारे ट्रेडिशनल गुरु थे, आप कहते हैं कि उनमें ये लक्षण नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल आर्ट में वो एक कंडीशन थे, उसके बिना वो आर्ट सिखाते नहीं थे। और मैं आपको बताऊं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खुला था और अलकाजी साहब पढ़ाते थे शुरू में, तो लगभग ऐसा ही डिसिप्लिन था। और डिसिप्लिन के विषय में मैं भी जानता हूँ
कि आज से 50 साल पहले जब मैं छात्र था तो हर जगह विश्वविद्यालयों में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। तो अब कुछ ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं आ गई हैं जिन्होंने इस बात को ओझल कर दिया है और उन्होंने विद्यार्थी के काम के साथ साथ कुछ और चीज़ों को जोड़ दिया है। अगर आप उनको ख़त्म कर देंगे ना तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। मेरा अपना मानना है कि वोट डालने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष तक आपको जो भी आप विद्या सीख रहे हैं, जहाँ से भी सीख रहे हैं, गांव में, शहर में, इसमें उसमें, वो आपको डेडिकेशन के साथ सीखनी चाहिए। और जब आप कमाने लगें और टैक्स पे करने लगें तब आपको ये अधिकार होना चाहिए कि मेरे इस टैक्स के ऊपर कौन राजनेता सरकार बनाकर खर्चा करेगा। अब आज के युग में ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग इसको मानेंगे नहीं, हंसेंगे, उपहास उड़ाएंगे मेरा, लेकिन मैं जानता हूँ कि शायद 10-15 साल बाद दुनिया भर में बहुत लोग ये कहने लगेंगे, क्योंकि हमने प्रजातंत्र की एक बहुत दुर्गति कर दी है और हमें डिसिप्लिन की ओर लौटना पड़ेगा। इसका मॉडर्निटी से या एंशिएंट वैल्यू से, इससे उससे कोई संबंध नहीं है। ये जहाँ भी जिस युग में आप हैं वहाँ अगर आपको कुशलता चाहिए, अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए, तो ये सब आपको करना होगा। ये सात्विक जीवन आपको बनाना पड़ेगा। बड़ी एक अनस्ट्रक्चर्ड होती है, एक उनकी एक क्या कहा जाए कि जैसे कि और करियर्स की तरह अनसर्टेन लाइफ होती है उनकी। हाँ। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा एक डिपेंडेंस हो जाती है उनकी ऑन अदर थिंग्स लाइक अल्कोहल और सब्सटेंसेस। ये बात सही है। वो एक क्योंकि इतना अनसर्टेन है और आज फेम है कल फेम नहीं है, आज पैसा है कल आप सड़क पर हैं, प्लस दुनिया आपको 1 मिनट सिर पे चढ़ाती है और अगली बार उतार देती है। बिल्कुल। जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से एक एक्टर जो है वो एक इतना इनसिक्योर रहता है कि जिस वजह से वो इस तरफ शायद हो जाता है। अब देखिए इतने सारे एक्टर्स आए, सबके लिए क्या है, इसको एंजाइटी है, इसको पैनिक अटैक आ रहे हैं। मतलब कि सोसाइटी में तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी हैं तो सोसाइटी में सबको तो इतने पैनिक अटैक नहीं आ रहे हैं, इतनी एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज परहैप्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड आई थिंक। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बिल्कुल नहीं है। ये एक फेलियर सारे भारतीय समाज का है और ये फेलियर वेस्ट में भी हमने समाज में देखा, क्योंकि आप एक्टर को एक वैल्यूएबल एसेट नहीं समझते हैं। आप एक्टर को, कलाकार को, ये चीज़ें एक्टर की नहीं और कलाकारों के ऊपर भी लागू होती हैं, पेंटर पे भी होती हैं, म्यूजिशियन पर भी होती हैं, शायद कुछ कम होती हैं लेकिन होती हैं। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें ये एंजाइटी ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर आपने सिस्टम्स बना रखे थे कि आप एक बार शिष्य बनेंगे, अगर सही जगह आप शिष्य बन जाएंगे तो फिर गुरु आपकी देखभाल करेगा। तो उसमें एक गिव एंड टेक था। ये ठीक है कि उसके अंदर भी बहुत से दोष थे, ऐसा माना जाता है, सच भी है, लेकिन फिर भी वहाँ एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज हमने क्या किया है कि हम किसी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। हम कहते हैं तुम स्ट्रगल करके दिखाओ, अगर ऊपर आ गए तो हम तुम्हारी वाहवाही करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, और अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारे ऊपर न्यूज़ चलाते रहेंगे। तो ये जो एक बड़ी क्रूरता है समाज की, कि जो हमारे कलाकार हैं हम उन कलाकारों को संरक्षण नहीं देना चाहते और हम
ये चाहते नहीं कि वो जिम्मेदारी के साथ काम करे। मैं ये मानता हूँ कि कलाकार, नए कलाकार बहुत जिम्मेदारी से सीखना चाहते हैं, अच्छे गुरु चाहते हैं, अच्छी गाइडेंस चाहते हैं। समाज अगर उनको देगा तो आपको बहुत अच्छे कलाकार मिलेंगे। और ये जितनी एंजाइटी और ड्रग्स और इस तरह का जीवन और इस तरह की पार्टी और इस तरह का लाइफस्टाइल है, उसकी फिर कोई जगह नहीं रहेगी। तो हमें इसको इस तरह से देखना है। हमें समाज को भी ठीक करना है। हमें केवल यही नहीं कहना है कि आज बॉलीवुड खराब हो गया है या कुछ लोग खराब हो गए हैं। निस्संदेह वो खराब हो गए हैं, लेकिन उनको खराब बनाने में सोसाइटी एट लार्ज का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये एक दोनों तरफ से शोषण हो रहा है, जिसको समाप्त करना चाहिए।